कितना किया था लास्ट टाइम हमने? डिड वी स्टार्ट विथ नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर ऑफ नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस स्टार्ट किया था क्या हमने लास्ट टाइम? ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम कर लिया हमने, नेमिंग ऑफ लिगैंड कर लिया हमने. नाउ विल स्टार्ट विथ नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, कॉम्प्लेक्स के आईयूपैक नेम्स में पहले सारे लिगैंड्स लिखने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. विल राइट ऑल द लिगैंड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, फॉलोड बाय द सेंट्रल एटम. देन वी यूज प्रीफिक्सेस डाई ट्राई फॉर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन. व्हेनेवर अ लिगैंड appears multiple times we use die, try, etc. If we have a complex ligand we use bis, tris. This rule is similar to that in organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम बिस्ट्रेस यूज करते थे. यहाँ पे भी अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड लिगैंड है, कोई कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, कोई पॉलीडेंटेट लिगैंड है, तो उसके लिए हम बिस्ट्रेस यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डाई ट्राई. सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है ये ब्रैकेट्स में. आफ्टर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम वी राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन रोमन न्यूमरल्स इन ब्रैकेट्स. और अगर कॉम्प्लेक्स आयोनिक फॉर्म में है तो वी ऐड द सफिक्स आयन. ठीक है, in the overall name of the salt the name of the cation should appear before the name of the anion. And the last point is the number of times a cation or anion is repeated need not be specified. तो ये सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूँ ये पॉइंट्स, कैसे हमें कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपैक नेम लिखना है. ठीक है, सपोज करो एग्जांपल इज, ये एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखाया है. ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस लिख के. All these examples we have covered in the examples given below. Suppose we have a compound like this, CONH3 whole 2 En whole 2 Cl3. ऐसा कोई कंपाउंड है और we have to write its IUPAC name. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इट्स अ सॉल्ट. इट्स अ सॉल्ट. इसमें सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है, फिर एनायन का नाम लिखना है. ठीक है, अभी कैटायन में, कैटायन इज अ कॉम्प्लेक्स आयन. सेंट्रल एटम इज कोबाल्ट. लिगैंड्स आर अमोनिया एंड En. अमोनिया को क्या लिखते हैं? अमोनिया एज अ लिगैंड इज रिटन एज अमाइन विथ अ डबल एम, डाई अमाइन. देन दिस इज इथिलीन डाइअमाइन. इथिलीन डाइअमाइन इज अ, इथिलीन डाइअमाइन इज अ कॉम्प्लेक्स लिगैंड. कैसे? इथिलीन डाइअमाइन में एक इथिलीन ग्रुप पे दो NH2 ग्रुप है, तो इट हैज सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन इथिलीन. इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड लिगैंड. तो इथिलीन डाइअमाइन जब रिपीट होगा तो उसके लिए हम बिस यूज करेंगे. तो विल राइट इट एज bis ethylene diamine, diamine, and then bis ethylene diamine. So these are the two ligands, and then the central atom cobalt. So we'll write the ligands first in their alphabetical order. तो पहले अमाइन लिख लिया, फिर इथिलीन डाइअमाइन लिख लिया, फिर इसके बाद सेंट्रल एटम. फिर आफ्टर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम विल राइट the oxidation number of the central atom. कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर. कोबाल्ट का चार्ज x ले लो, अमोनिया का चार्ज 0 होता है, En का भी चार्ज 0, 3 क्लोरीन है, क्लोरीन का चार्ज -1 होता है. तो टोटल कैलकुलेट करेंगे, x + 0 + 0 + 3 × -1. टोटल चार्ज ऑन द कंपाउंड इज 0, x = 3. तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3. दिस इज कोबाल्ट 3. एंड देन द नेम ऑफ द एनायन. एनायन इज सिंपली क्लोराइड. ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट विल नॉट राइट ट्राइक्लोराइड हियर, विल सिंपली राइट क्लोराइड. ठीक है, तो डाइअमाइन, बिस इथिलीन डाइअमीन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड. समझा ये? ठीक है, दीज एग्जांपल्स आई हैव रिटन बिलो आल्सो. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो और क्लैरिटी आएगी. सपोज कंपाउंड इज K3COOX whole thrice. First step is to find the oxidation number of the central atom. ये पोटेशियम +1, OX is oxalate, oxalate का चार्ज होता है -2, कोबाल्ट का चार्ज x. अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 3 पोटेशियम है, 3 × +1, एक कोबाल्ट है x,
3 ऑक्सलेट है, 3 इंटू -2, टोटल चार्ज है 0। यहाँ से x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा, यहाँ से भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया। नाउ व्हाइल राइटिंग द IUPAC नेम, द फर्स्ट वर्ड विल बी द cation। cation क्या है? पोटेशियम। It's important to note that we'll not write tripotassium. The number of times a cation or anion is repeated need not be written, but the number of times a ligand is repeated must be specified. ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स में 3 ऑक्सलेट आ रहा है, तो विल राइट इट एज ट्राईऑक्सलेटो। ऑक्सलेट एज a ligand is written as oxalato. Then the central atom, याद करो, whenever central atom is a part of anionic complex, we add a suffix -ate. We'll write it as cobaltate. When the central atom is a part of cationic complex, we'll simply write it as cobalt. When it is part of anionic complex, we add suffix -ate, cobaltate. And in the bracket, we'll write the oxidation number of cobalt, that is 3. So this is the IUPAC name of the second compound. समझा ये दोनों example? Are these two examples understood? बोलो वेदांत। बोलो। कोई डाउट है वेदांत तुम्हें? यू हैड रेज योर हैंड्स। सर मुझे ये पूछना था, अनायन का अगर रिपीट हो रहा है तो उसका नहीं लिखते ना, ट्राई क्लोराइड जैसे अब नहीं लिखेंगे नंबर ना? ऑफ टाइम्स अ cation or anion is repeated need not be written. अच्छा, नीड ना, ओके ओके, लिखने के लिए लिख सकते हैं अगर लिखना नहीं है नहीं तो। नहीं नहीं, लिखना ही नहीं है, नॉट रिटन, सॉरी। ओके ओके। देवांश, रेज योर हैंड्स। बोलो क्या बोल रहा है देवांश? Hello, sir. Can you hear me? यस। Yes, sir. So in ethylene diamine, doesn't the group have two NH3s? I didn't understand the group properly, sir. ग्रुप तो पहले समझाया मैंने, लिगैंड्स का नेमिंग तो पहले ही एक्सप्लेन किया ना, लिगैंड्स के स्ट्रक्चर्स। आज का स्ट्रक्चर में तो लिगैंड्स के नेम्स तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मैं आज के लेक्चर में। इथिलीन डायमाइन क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन डाइडेंटेड लिगैंड्स, ट्राइडेंटेड लिगैंड्स, इसमें बहुत सारे लिगैंड्स बता दिए मैंने। तो ग्रुप का स्ट्रक्चर नहीं समझा तो यू हैव टू रेफर टू द फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच द एंटायर थिंग अगेन ना। दिस इज इथिलीन डायमाइन, CH2 bonded to 2NH2। ठीक है, समझा? क्लियर है ये देवांश? Any other doubt? Anyone else? Raise your hands. Not on chat, please raise your hands. ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू फर्दर। फिर से देख लो, और कोई डाउट नहीं है ना किसी को इसमें, इन दोनों एग्जांपल्स में? पक्का? ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस ये कुछ एग्जांपल्स किए हमने नीचे, ये एक एक करके एग्जांपल्स देखते जाओ। ठीक है, लुक एट ऑल दीज एग्जांपल्स। यहाँ पे CONH3 होल 6 अमोनिया है, तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में वी हैव 4 अमोनिया एंड 2 क्लोरीन इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो या डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में EN 3 आ रहा है, तो ट्रिस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड लिखा हमने, क्योंकि EN 3 बार आ रहा है तो ट्रिस लिखेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, डाइअमाइन बिस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल हमने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सलेटो के साथ ट्राई और ट्रिस दोनों एक्सेप्टेड है। ठीक है, ऑल्दो ऑक्सलेटो इज नॉट अ सब्स्टिट्यूटेड लिगैंड। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड लिगैंड जिसमें लिगैंड के ऊपर कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे इथिलीन इटसेल्फ इज अ लिगैंड। ठीक है, इथिलीन खुद एक लिगैंड की तरह बिहेव करता है। इथिलीन डाइअमाइन is also another ligand. So ethylene diamine is a substituted ligand where we have two ammonia groups
present as two amine groups present as substituents on ethylene. Ethylene diamine is a substituted ligand. If you look at oxalate, oxalate is not a substituted ligand, but often a convention is used where for every polydentate ligand we use bis-tris instead of di-tri. Okay, because most of the polydentate ligands are complex ligands, most of the polydentate ligands are substituted ligand. तो ऐसे often use करते हैं कि polydentate ligand आएगा तो हम bis-tris use करेंगे di-tri की जगह, ठीक है. But some polydentate ligands are simple ligands also, जैसे oxalate हो गया, तो oxalate के लिए हम di-tri भी use कर सकते हैं instead of bis-tris. दोनों ही accepted है, ठीक है. क्लियर है ये पॉइंट? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं. रेज योर हैंड्स अंशुल. बोलो क्या बोल रहा है. Yes, sir. I was asking, so all the polydentate ligands will be complex ligands? No, all polydentate ligands are not complex ligands, but most of the polydentate ligands are complex ligands. ठीक है. तो उसका बट सुनो identify सुनो, कैसे करेंगे? कुछ के लिए bis-tris यूज करो, कुछ के लिए नहीं यूज करो. ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, ठीक है, rather the convention is for every polydentate ligand we use bis-tris, ठीक है, to avoid any confusion. तो oxalate is a polydentate ligand which is not a complex ligand. तो oxalate के लिए bis-tris भी यूज कर सकते हैं और di-tri भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. Okay, okay. Thank you. Some more examples. Platinum ammonia complex cation है तो इसमें platinum लिखेंगे. Tetraamine platinum 2 ion. Platinum chloride complex, it's an anionic complex, will write platinate. दोनों में ही platinum पे charge same है, दोनों में ही platinum पे +2 charge है. It is the total charge on the complex that determines whether the metal atom will be written as the actual name of the metal or will add the suffix ate. तो overall complex anionic है तो will use platinate. Overall complex neutral है तो will simply use platinum. नेक्स्ट देखो, टॉकिंग अबाउट एम्बीडेंटेट लिगैंड्स. ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगैंड्स पहले भी डिस्कस किया था हमने. व्हाट आर एम्बीडेंटेट लिगैंड्स? एक सेकेंड रुकना.
एम्बिडेंटेड लिगैंड्स जिसमें दो डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, तो इन द IUPAC नेम्स वी स्पेसिफाई द डोनर एटम्स आफ्टर द नेम ऑफ द एम्बिडेंटेड लिगैंड। जैसे अगर CN है तो साइनिडो C लिखते हैं, अगर NC है तो साइनिडो N लिखेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, नीचे हमने K4FeCN6 का IUPAC नेम लिखा है। K4FeCN6 इज पोटेशियम हेक्सासाइनो हेक्सासाइनिडो C फेरेट 2, हेक्सासाइनिडो C लिखा है। अगर CN की जगह NC होता तो हेक्सासाइनिडो N लिखते हैं हम। तो NCN की जगह अगर FeNC लिखेंगे K4FeNC होल 6, तो ये इट विल बिकम हेक्सासाइनिडो N ferrate 2. This is how the ambidentate ligands are written. Ambidentate ligands में after the name of the ligand will specify the donor atom. So cyanide can exist as cyanido C or cyanido N. Similarly, the nitrites can exist as nitrito N or nitrito O. Thiocyanate can exist as thiocyanato S, thiocyanato N. Cyanato can exist as cyanato O or cyanato N. So these are examples of some ambidentate ligands, and the donor atom of the ambidentate ligand is specified after its name in the IUPAC name of the complex. Okay. A didentate but ambidentate ligand example is monothioxylate. We had done this example in the examples of ambidentate ligands. The donor atoms can be both oxygen or one oxygen and one sulfur. So we can write it as monothioxylato O, O or monothioxylato O, S, depending on how it is bonded in a complex. Okay, which are the two donor atoms bonded to the central atom in a complex. Clear है ये? Next देखो, some more examples of IUPAC names of complexes. ठीक है, यहाँ पे हमने in set of examples में कुछ important compounds discuss किए हैं. These compounds which find their applications in some other fields in chemistry. ठीक है, एक important compound है sodium nitroprusside. The formula is written as Na2FeCN whole 5NO. This is the formula, Na2FeCN whole 5NO. ठीक है. It is used in salt analysis in the detection of S2- and SO3- ions. In ions के detection में हम इस compound को use करते हैं. तो salt analysis में we'll study about this compound. ठीक है. इसमें important क्या है? इसका जो NO group है, the NO group that is present in this complex, it may exist as NO plus or NO. It may exist as nitrosonium or nitrosil. Depending on whether NO is present as NO plus or NO, the oxidation number on the central atom may be different. So theoretically, we can write two different names. If NO is NO plus, then Fe will be +2. If NO is NO0, then Fe will be +3. So we can write pentacyano nitrosonium ferrate 2, or we can write pentacyano nitrosil ferrate 3. Both these names are possible. These names are actually, they will represent two different compounds with two different properties, different sets of properties. Experimentally, it has been shown that the nitroprusside, sodium nitroprusside, is the compound A. Compound A is the sodium nitroprusside. Compound B is an isomer of sodium nitroprusside, and it is called an electronic isomer. What is an electronic isomer? Electronic isomers are different in distribution of electrons on the central atom and the ligands. अगर ligands और central atom के बीच में electrons का distribution different है,
तो वैसे आइसोमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक आइसोमर्स बोलते हैं. विल टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ठीक है, लेटर ऑन आल्सो इन दिस चैप्टर इटसेल्फ. ठीक है, इस चैप्टर में हमें आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिटेल्स में पढ़ना है, वहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक आइसोमर्स के बारे में वापस से देखेंगे. ठीक है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक आइसोमर्स? दे आर डिफरेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम एंड द लिगैंड्स. So this particular molecular formula Ne2FeCN whole 5NO can represent two different compounds. One is pentacyano-nitrosonium ferrate 2. One is pentacyano-nitrosyl ferrate 2. It is the nitrosonium ferrate 2 which is sodium nitroprusside. ठीक है. तो often, if not otherwise specified, NO is present as NO plus in the coordination compound. कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर NO आ रहा है, NO almost always is present as NO plus. ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम. ये एग्जांपल क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, another important example is the brown ring complex. Brown ring complex formula is FeH2O whole 5NOSO4. ये जो ऊपर मैंने प्लस लिखा है, ये प्लस मेंशन नहीं होता है. ठीक है, बुक्स में या क्वेश्चन में सिंपली ऐसा लिखा रहेगा FeH2O whole 5NOSO4. ठीक है, इससे पहले मैंने क्या लिखाया था? NO is almost always present in NO plus. NO plus की तरह प्रेजेंट है. आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा. इट इज अ वेरी यूनिक कंपाउंड इन विच आयरन शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1. ठीक है, नॉर्मली आयरन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 and +3, but it is an exceptional compound where iron exists in +1 oxidation state. The IUPAC name is pentaaqua-nitrosonium iron 1 sulfate. ठीक है, this particular complex is commonly known as the brown ring complex. It is formed in the salt analysis of nitrate and nitrate ions. नाइट्राइट और नाइट्रेट के टेस्ट में ये बनता है. ठीक है, कैसे बनता है, कौन सा रिएक्शन होता है, ये सब हम सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे. ठीक है, बट दिस इज फॉर्म्ड इन द रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयंस. द फॉर्मूला इज गिवन. द कॉम्प्लेक्स इज ऑफन नेम्ड एज द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स.
ठीक है, क्लियर है ये? IUPAC name is penta aqua nitrosonium iron 1 sulfate. Then another complex is K2HgI4. It's also an important complex. K2HgI4, an alkaline solution of K2HgI4 is called as Nessler's reagent. An alkaline solution of K2HgI4 is called as Nessler's reagent and it is used in detection of ammonium ions or ammonia gas. ठीक है, बहुत लोगों ने 10th क्लास में शायद से पढ़ा होगा ये. We'll also study about this in the salt analysis chapter. Again, an important laboratory reagent used for the test of ammonium and ammonia. ठीक है, IUPAC name will write potassium tetraiodोmercurate 2 और tetraiodidomercurate 2. मर्क्यूरेट की जगह हम हाइड्रागायरेट भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो मर्क्यूरी के लिए दोनों ही नेम्स एक्सेप्टेड हैं, मर्क्यूरेट एज वेल एज हाइड्रागायरेट. ठीक है. Then another important complex is PTNH3 whole 2 and Cl2. PTNH3 whole 2 and Cl2, platinum bonded to 2 ammonia and 2 chlorine. ठीक है, इट्स अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है. प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा. IUPAC नेम लिखेंगे डाइअमाइन डाइक्लोरो और डाइक्लोरो भी लिख सकते हैं, डाइक्लोरिडो भी लिख सकते हैं. डाइअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2. ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट कैन एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स. In one form, the 2 ammonia will be perpendicular. In the other form, the 2 ammonia will be opposite to each other. So one is the cis form, one is the trans form. It is the cis form which has an important medicinal use. It is used in chemotherapy to treat cancer. The cis form is known as cisplatin. The common name is cisplatin. This is used for the treatment of cancer. ठीक है, क्लियर है ये? The trans form, ठीक है, has no medicinal use. It is the cis form which is used for, ठीक है, treating of cancer. एक सेकंड रुकना. नेक्स्ट इज NiDMG whole twice. ट्रांसप्लाटिन का कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है. ठीक है, ट्रांसप्लाटिन डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक यूज. NiDMG whole twice, ये कॉम्प्लेक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉ भी किया था इसका डायग्राम. इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन दी सॉल्ट एनालिसिस ऑफ निकेल आयंस. इट्स अ रोज रेड precipitate, bright red precipitate. ठीक है, IUPAC नेम इज bis dimethyl glyoxymeto nickel 2. Then FeCO whole 5, Mn3CO whole 12, these are carbonyl complexes. Carbonyl complexes में मेटल पे चार्ज 0 भी आता है. ठीक है, तो FeCO whole 5 is pentacarbonyl iron 0. Mn3CO whole 12, ठीक है, इसमें 3 मैंगनीज हैं, तो विल राइट इट एज ट्राई मैंगनीज. 12 कार्बोनिल ग्रुप हैं, 2 डेका कार्बोनिल, ट्राई मैंगनीज 0. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. इट्स अ क्वेश्चन इन दिस बुकलेट आल्सो. इसमें SnCl3 is present as a ligand. SnCl3 minus is a anionic ligand. The name of SnCl3 minus anion is trichlorostenite anion. And from the name of anion, we'll write the name of ligand as, okay, we'll remove the last letter E, we'll add a letter O. So trichlorostenite as a ligand will become trichlorostanito. ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में
3 क्लोरीन लिगैंड प्रेजेंट है और एक ट्राइक्लोरोस्टेनिटो लिगैंड प्रेजेंट है। तो राइटिंग द आईयूपैक नेम विल राइट ट्राइक्लोरो एंड देन ट्राइक्लोरोस्टेनिटो एंड देन प्लैटिनेट। प्लैटिनेट लिखा है क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, और प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो आईयूपैक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिकम्स ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोस्टेनिटो प्लैटिनेट 2 आयन। ठीक है, क्लियर है ये? सिस्प्लैटिन इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिस्प्लैटिन पे कोई चार्ज नहीं है, इट्स अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। सिस्प्लैटिन इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये वाला हो गया। एक सेकंड रुकना। ठीक है, देन Na2NiEDTA, it's an EDTA nickel complex. We'll write it as sodium. EDTA will be written as ethylene diamine tetraacetate. The overall complex has negative charge, so we'll write it as nickelate instead of nickel. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, NiCl2 PPH3 whole twice. PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इज अगेन अ सब्स्टिट्यूटेड लिगैंड। कैसे? फॉस्फीन होता है PH3, फॉस्फीन के सारे हाइड्रोजन एटम्स को मैंने फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो वी गेट ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इज अ सब्स्टिट्यूटेड लिगैंड, तो इसके लिए हम बिस ट्रेस यूज करेंगे।
तो PPH3 दो बार आएगा तो विल यूज बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरो आएगा, फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आएगा। तो डाइक्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकेल 2। ठीक है, आ रहा है समझ में ये एग्जांपल्स? कोई डाउट नहीं है ना इन एग्जांपल्स में? ठीक है, 11th 12th और 13th एग्जांपल देखो, नेक्स्ट सेट ऑफ 3 एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें क्या है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स आयन है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर x ले लो। जनरली कैटायन और एनायन दोनों में अगर सेम सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली सेम रहता है दोनों में। ठीक है, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस विल टेक दैट बोथ द सेंट्रल एटम्स इफ आर सेम विल हैव द सेम ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्लैटिनम का अगर x ले लिया, 2 प्लैटिनम है 2x, 4 अमोनिया है, अमोनिया पे चार्ज 0, 4 क्लोरीन है, क्लोरीन पे चार्ज -1। तो टोटल चार्ज अगर 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्लैटिनम पे +2 चार्ज है। ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकालोगे ना, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हैज +2 चार्ज, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हैज -2 चार्ज। ठीक है, तो कैटायन भी एक अपीयर होगा इन द ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इट इज अ AB टाइप कंपाउंड, 1:1 टाइप। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, एक बार कंटिन्यू करते हैं हम। आई वाज टॉकिंग अबाउट these 3 examples 11, 12th and 13th. ठीक है, इन these 3 examples
द बोथ कैटायन एंड एनायन आर कॉम्प्लेक्स आयंस। इसमें सबसे पहले हमने सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, ठीक है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, +2 आ गया। इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो PtNH3 होल 4 PtCl4, दिस बिकम्स टेट्रा अमाइन प्लैटिनम 2 टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट 2, ठीक है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनेट यूज करेंगे और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 11 क्लियर आ रहा है, समझ आ रहा है एग्जाम्पल 11? Similarly, let us look at the example 12. यहाँ पे ध्यान से देखना, इस पूरे फॉर्मूले में we have one cation और एनायन पे होल्ड ट्वाइस है, एनायन पे होल्ड ट्वाइस लिखा हुआ है, तो 2 एनायन है। इट्स a AB2 टाइप कंपाउंड कंटेनिंग 1 cation एंड 2 एनायंस, ठीक है। अभी यहाँ पे काउंट करो टोटल कितने कोबाल्ट एटम्स हैं। एक कोबाल्ट कैटायन में, एक कोबाल्ट एनायन में, बट टोटल 2 एनायंस हैं, तो टोटल 3 कोबाल्ट हो गए। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X ले लिया तो 3X। अमोनिया पे चार्ज 0। टोटल क्लोरीन कितने हैं, एनायन में 8 क्लोरीन, 2 एनायन दोनों में 4 4, तो 8 क्लोरीन एनायन में आ गया, 1 क्लोरीन कैटायन में आ गया, तो टोटल 9 क्लोरीन एटम्स है। 3X + 9 × -1 = 0, तो X = 3, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाएगा। तो कैटायन विल बी रिटन एज पेंटामाइन, क्योंकि 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन है, तो पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट 3। द एनायन विल बी रिप्रेजेंटेड एज डाइअमाइन टेट्रा क्लोरो कोबाल्टेट 3। तो आयुपैक नेम बिकम्स पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट 3, ठीक है, डाइअमाइन टेट्रा क्लोरो कोबाल्टेट 3। तो एक बार हम कैटायन लिखेंगे और फिर एनायन लिखेंगे। It is not necessary to write, actually it is not required to write the number of times a cation or anion appears. ये पूरा anion 2 बार appear हो रहा है, बट इसमें 2 कहीं भी स्पेसिफाई नहीं करना है आयुपैक नेम में। आयुपैक नेम में विल नॉट स्पेसिफाई कि ये पूरा anion कितनी बार आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल में cation appears 2 times, anion appears 3 times. So but in the IUPAC name will simply mention the 2 ions present, the cation and the anion, will not mention how many times the cation or anion is repeated, ठीक है। क्लियर है ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर हैं, 11 12 13? ऑलवेज राइट cation द फर्स्ट, यस, सबसे पहले cation लिखना है फिर anion लिखना है, यस, दिस इज हाउ वी नेम दीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Next we'll do naming of some polycentric complexes, ठीक है। naming of some polycentric complexes. Polycentric complexes contain 2 or more different central atoms, and these central atoms are interconnected by some bridging ligands. What are bridging ligands? Bridging ligands form a bridge between 2 different central atoms. They interlink 2 different central atoms, ठीक है। और ब्रिजिंग लिगैंड्स के नेम्स के आगे म्यू का प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ ब्रिजिंग लिगैंड्स इज प्रीफिक्स्ड बाय लेटर म्यू, ठीक है। एग्जांपल्स देखो, this is an important example of a dicentric complex containing 2 different central atoms, ठीक है। यहाँ पे 4 अमाइन ग्रुप्स हैं, टेट्रा अमाइन, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेना, कोबाल्ट का 3 आ जाता है, तो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3, दिस इज 1 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 इज अनदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दोनों को अलग अलग लिख लो, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट 3, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3, एंड बिटवीन दीज 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स will specify the bridging ligands in their alphabetical order. There are 2 bridging ligands, एक amido, एक hydroxido. Will specify the bridging ligands in the alphabetical order prefixed by mu. Mu amido, mu hydroxido.
ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये सेकंड एग्जांपल में हमने क्या किया है, ये दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स यहाँ पे आइडेंटिकल हैं। COH2O होल 4 लेफ्ट में भी प्रेजेंट है, COH2O होल 4 राइट में भी प्रेजेंट है। इन सच केसेस वी मे राइट देम सेपरेटली एज द अबव कंपाउंड। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3, फिर म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सिडो, फिर टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3। वी कैन राइट देम सेपरेटली एज द प्रीवियस कंपाउंड। और वन अदर वे इज we'll first write the two bridging ligands mu amido mu hydroxido, and then as the two coordination sphere is same, we'll write it as bis tetra aqua cobalt 3 and then ion. ठीक है, तो दोनों मेथड्स सही है, we can write the name in either of the two ways. ठीक है, we can write the two coordination spheres separately, ठीक, और as the two coordination spheres are identical, ठीक है, उसको हम एक ही बार लिख के bis suffix यूज, bis prefix यूज करेंगे। We can write it as mu amido mu hydroxido bis tetra aqua cobalt 3 ion, or we can write it as tetra aqua cobalt 3 mu amido mu hydroxido tetra aqua cobalt 3 ion. ठीक है, क्लियर है ये वाला एग्जांपल? लास्ट एग्जांपल ये क्लियर है म्यू का? ठीक है, तो ब्रिजिंग लिगैंड्स के ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर हैं। हम ऐसे ही ब्रिजिंग लिगैंड्स वाले कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नेम्स लिखेंगे। नेक्स्ट विल डू एग्जांपल्स ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस in which ligands coordinate their pi electrons. Examples of complexes, ठीक है, in which ligands coordinate their pi electrons. तो इसमें कुछ लिगैंड्स जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स लिगैंड के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। एग्जांपल्स आर इथीन, देन वी हैव ब्यूटाडाइन, then we have benzene, and then we have cyclopentadiene. These are some ligands which coordinate their pi electrons with the vacant orbitals of the ligand. ठीक है, इसमें एग्जांपल्स हैं, देखो जब भी इथीन कोई सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होगा, whenever ethene is bonded to the central atom, effectively both the carbon atoms get bonded to the central atom, both the carbon atoms get bonded to the central atom. So while writing the formula of the complex, ठीक है, such ligands are prefixed by letter eta, और ईटा के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में एक नंबर स्पेसिफाई करते हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड एज हैप्टिसिटी। ठीक है, ये टर्म डिफाइन किया है मैंने। ठीक है, व्हाट डज दिस नंबर इंडिकेट्स? दिस इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू द मेटल। तो दो ही पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, बट इफेक्टिवली दोनों कार्बन एटम्स मेटल से बॉन्डेड है, तो हैप्टिसिटी 2 स्पेसिफाई करेंगे। ब्यूटाडाइन का एग्जांपल देखेंगे। इफ यू लुक एट द एग्जांपल ऑफ ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन में इफेक्टिवली all the 4 carbon atoms are bonded to the central atom. तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं eta 4C4H6. The digit 4 specifies the number of carbon atoms effectively bonded to the metal atom. So for all pi donating ligands, hapticity is defined. Hapticity is the number of electrons, number of atoms that contain the pi electrons, the number of carbon atoms that contain the pi electrons. ठीक है, it is actually the number of carbon atoms effectively bonded to central atom. This number is called as hapticity. क्लियर है ये? हैप्टिसिटी का टर्म क्लियर है? समझा सबको?
ठीक है. So hapticity denotes the number of carbon atoms actually bonded to the central atom. It is often prefixed with the formula of the ligand in the writing the formula of the complex. So benzene is written as eta 6 C6H6, C5H5 minus, cyclopentadienyl is written as eta 5 C5H5, butadiene is written as eta 4 C4H6 and so on. ठीक है. यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखो जिनमें ये पाई डोनेटिंग लिगैंड्स प्रेजेंट होते हैं. एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जीसिस सॉल्ट. The GCS salt contains, ठीक है, contains a platinum 2 plus bonded to 3 chloride ligands and 1 ethylene ligand. 3 chloride ligands which are sigma donating ligands and 1 ethylene ligand which is a pi donating ligand. So in the formula ethylene is written as eta square C2H4. ठीक है. तो जनरली IUPAC नेम में कुछ भी हम इंडिकेट नहीं करते, but in the formula we indicate the pi donating ligands by prefixing by eta and by specifying the hapticity. Ferrocene is a iron and cyclopentadienyl complex. The formula is written as FeC5H5 whole twice. Fe eta 5 C5H5 whole twice. बोलो वेदांत. सर ये वाले चीज फिर से बोलो. एक मिनट. ये वाला मेरी पार्ट आवाज. दिखा सकते हो आप? कौन सा वाला वो पार्ट? म्यू म्यू वाला पार्ट आप म्यू आप नेमिंग में म्यू यूज कर रहे थे, वाला पार्ट दिखा सकते हैं एक बार नोट्स में? नोट्स तो तेरे पास नहीं है क्या? सर वो अच्छा कौन सा पीडीएफ है ये? कौन सा पीडीएफ है? पीडीएफ 2. राइट? हाँ. ओके सर. तो अगर पाई डोनेटिंग लिगैंड है तो पाई डोनेटिंग लिगैंड के आगे हम प्रीफिक्स ईटा यूज करते हैं. ठीक है. ईटा के ऊपर एक नंबर स्पेसिफाई करेंगे. दैट नंबर इज कॉल्ड द हैप्टिसिटी व्हिच विल डिनोट द इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू मेटल. फेरोसिन में, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल के 5 कार्बन आयरन से बॉन्डेड है. दोनों साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स अपने अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. तो बोथ रिंग्स आर कोऑर्डिनेटिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल एटम. सच complexes where metal ion is trapped between 2 aromatic rings, metal ion is sandwiched between 2 aromatic rings, are called as sandwiched complexes. The common name is ferrocene. Its IUPAC name is bis cyclopentadienyl iron 2. ठीक है. Its IUPAC name is bis cyclopentadienyl iron 2. It's an important complex of iron and cyclopentadienyl, where cyclopentadienyl acts as a pi donating ligand. It's important to note that the C5H5 minus anion can also be a normal ligand, can also be a sigma donating ligand. When it acts as a sigma donating ligand, only one carbon atom containing lone pair will be bonded to the metal atom. Okay? When acting as a sigma donating ligand, it will get bonded to the central atom by only one carbon, forming a single covalent bond, single coordinate bond. Whereas, okay, when it acts as a pi donating ligand, all the 6 pi electrons will be coordinated to the metal atom. So writing the formula as a pi donating ligand will use the prefix eta, while writing as a normal ligand will not use any prefix. Okay, will not use any hapticity also. Hapticity is not defined for sigma donating ligands. Hapticity is defined only for pi donating ligands. ठीक है. क्लियर है ये? समझा ये वाला पार्ट? नेक्स्ट देखो. Another example of a sandwiched complex is bis benzene chromium or dibenzene chromium 0. Here also both the benzene rings, both the aromatic rings share or coordinate their 6 pi electrons to the central atom. Both rings sharing coordinating 6 pi electrons to the central atom. Okay? This is also a sandwiched complex.
देखो दिस क्वेश्चन इज, ये nomenclature हो गया. Now if the names are given, how to write the formula of a complex? If a name is given, if some names are given, based on the given names, how to write formula of complexes, ये यहाँ पे सीख रहे हैं हम. ठीक है, एक एक करके ये सारे एग्जांपल्स में सॉल्व करके बताता हूँ. सपोज the compound is the first compound, iron 3 hexacyanoferrate 3. So in such cases we'll write the cations and anions separately first. Iron 3 is Fe3 plus. Then writing hexacyanoferrate 3. Hexacyanoferrate will be FeCN whole 6. Cyanide has -6. क्योंकि 6 साइनाइड है, एक साइनाइड का -1 होता है, तो 6 साइनाइड विल हैव -6 चार्ज. हेक्सासाइनोफेरेट 3. फेरेट 3 मतलब आयरन +3 है. 6 साइनाइड मतलब साइनाइड -6 है. -6 और +3 मिला के टोटल चार्ज कितना हो गया? -3. तो कैटायन पे चार्ज +3 हो गया, एनायन पे चार्ज -3 हो गया. इन दोनों को कंबाइन करके हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला बिकम्स FeFeCN होल 6. ये जो फर्स्ट कंपाउंड है उस कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाएगा FeFeCN 6. सिमिलरली सेकेंड कंपाउंड का फॉर्मूला मैंने नीचे देखो एक्सप्लेन किया है. सेकेंड कंपाउंड का फॉर्मूला, दिस इज आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2. जैसे हेक्सासाइनोफेरेट 2 कर देंगे तो Fe पे +2 हो गया, साइनाइड टोटल -6 हो गया, तो +2 और -6 मिला के टोटल चार्ज अगर देखेंगे तो -4 आएगा. अभी कैटायन पे +3 चार्ज, एनायन पे -4 चार्ज. फॉर्मूला लिखने के लिए कंबाइन करेंगे इन दोनों को, तो वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाएंगे. फॉर्मूला बिकम्स Fe4 FeCN6 whole thrice. So this is the formula of the second compound. This is the formula of the second compound. आ रहा है समझ में? ठीक है. Now let us write the formula of the third compound. Third compound iron 2. Iron 2 मतलब Fe2 plus hexacyanoferrate 3. Hexacyanoferrate 3 will be FeCN6 3 minus. ठीक है. कैटायन आ गया, एनायन आ गया. फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, विल इंटरचेंज द वैलेंसी. फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिकम्स Fe3 FeCN6 whole twice. So this way we can write the formula of all these 4 compounds. ठीक है. नीचे मैंने, ठीक है, इन चारों कंपाउंड्स का फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया है कि किन किन कंपाउंड्स के रिएक्शन से ये चारों कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है. यहाँ पे K3 FeCN6 को पोटेशियम फेरीसाइनाइड बोलते हैं, K4 FeCN6 को पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं. Ferrous ions and ferric ions on reaction with ferrocyanide and ferricyanide can form all these 4 different compounds. देखो मैंने समराइज किया यहाँ पे. अगर हमारे पास फेरोसाइनाइड आयंस है, फेरोसाइनाइड कंटेन्स फेरस, इसको बोलते हैं हम फेरोसाइनाइड. कॉमन नेम इज फेरोसाइनाइड. फेरोसाइनाइड इज डिराइव फ्रॉम फेरस, आयरन +2 में है. और इसको हम बोलते हैं फेरीसाइनाइड. नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स है फेरीसाइनाइड. फेरीसाइनाइड हैज फेरिक आयंस, आयरन इन +3. तो फेरोसाइनाइड एंड फेरीसाइनाइड on reaction with ferrous salts and ferric salts, ferrous salts and ferric salts can form the above 4 compounds. ठीक है, which are used in detection of these salts. ठीक है, इनके कलर्स अलग अलग हैं. ठीक है. Fe2 FeCN whole 6 white precipitate, Fe4 FeCN6 whole thrice deep blue. ठीक है. Fe3 FeCN6 whole twice is also deep blue. इन दोनों को अलग अलग नेम्स असाइन करते हैं. एक को प्रशियन ब्लू बोलते हैं, एक को टर्नबुल्स ब्लू बोलते हैं. यहाँ लिखा है मैंने ऊपर, एक है प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, एक है टर्नबुल्स ब्लू प्रेसिपिटेट, बट दोनों ही डीप ब्लू कलर का होता है. ठीक है. और फेरस आयंस का K4 FeCN6 से रिएक्शन कराओगे तो विल गेट ferrous ferrocyanide. Ferrous ferrocyanide is a white precipitate. So these reactions will also study in salt analysis. ठीक है. These reactions find applications in the detection of metal ions, detection of ferrous and ferric ions in salt analysis. ठीक है. क्लियर है ये? कोई डाउट है यहाँ तक? This completes the nomenclature part. ठीक है. होमवर्क के लिए यू मे सॉल्व HA1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10. ठीक है. एंड HA सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 to 50, क्वेश्चन नंबर 2 A to H. ठीक है. ये होमवर्क में तुम लोग सॉल्व कर सकते हो बुकलेट का. ठीक है. बुकलेट का HA1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और बुकलेट का HA सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 50 सब क्वेश्चंस हैं. यू मे अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द बुकलेट. ठीक है.
अभी nomenclature is completed. Now we'll study about bonding in coordination compounds. ठीक है. The next topic is bonding in coordination compounds. We'll start with the third PDF, that is bonding in coordination compounds. एक सेकेंड रुकना. हाँ, एमटी के बाद ही होमवर्क करना है, अभी नहीं करोगे तो चलेगा. ठीक है, विल डिस्कस दी होमवर्क आफ्टर एमटी. अब नेक्स्ट लेक्चर तो एमटी के बाद ही है. We'll next study about bonding in coordination compounds. There are 4 different theories which explain the bonding in coordination compounds. ठीक है, सबसे पहले we'll study about the Warner's theory. As per the Warner's theory, Warner stated that metals have 2 types of valencies. Metals के पास 2 टाइप की valencies होती हैं. एक है primary valency, एक है secondary valency. The primary valency is same as the oxidation number of the metal, which is satisfied by anions. And the secondary valency is same as the coordination number of the metal, which is satisfied by ligands. तो metals 2 type के bonds बनाते हैं. In the complexes, metals can form 2 types of bonds: ionic bonds, which is the primary valency, ठीक है, and secondary valency, which is the coordinate bonds. तो metals की 2 type की valencies हैं, primary और secondary. जो secondary valencies हैं, जो coordinate bonds हैं, उनका एक fixed geometry होता है. They are arranged around the central atom in a fixed geometry. This is the second point. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में लीनियर ज्योमेट्री आता है. कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में ट्राइगोनल प्लेनर. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैन बी टेट्राहेड्रल, कैन बी स्क्वायर प्लेनर. कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कैन बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कैन बी स्क्वायर पिरामिडल. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज ओनली ऑक्टाहेड्रल. तो डिटेल डिस्कशन अबाउट ज्योमेट्रीज विल डू लेटर. ठीक है, तो अभी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट समझा हमने. सेकेंडरी वैलेंसीज को वार्नर ने अपने रिप्रेजेंटेशन में सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया था, बोल्ड लाइन से, और प्राइमरी वैलेंसीज को अपने नोटेशन में उसने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया था. ठीक है, ही मेड हिज स्टडीज ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एडिशन कंपाउंड्स. एडिशन कंपाउंड्स formed by mixing 2 different compounds in a fixed proportion. ठीक है, one important set of compounds that were studied by Warner was cobalt chloride mixed with ammonia in different proportions. When cobalt chloride was mixed with ammonia in different proportions, he could prepare compounds, different compounds, when mixed in different proportions. ठीक है, 4 important compounds could be prepared by Warner by mixing cobalt chloride and ammonia. इन चारों compounds को compounds A, B, C, D से represent किया है. किसी को कोई डाउट है? Anyone has any doubt? ठीक है, नो डाउट. एक सेकंड रुकना.
I got disconnected. वापस से start करते हैं. We're talking about complexes formed by cobalt chloride and ammonia. Cobalt chloride, when mixed with ammonia in different proportions, forms 4 different compounds. Okay, इनमें first compound is formed by mixing cobalt chloride and ammonia in 1:6 ratio. The second compound is formed by mixing cobalt chloride and ammonia in 1:5 ratio. And the third compound is formed by mixing ammonia and cobalt chloride in 1:4 ratio. इसमें एक्चुअली 1:4 रेशियो में मिक्स करते हैं ना COCl3 और अमोनिया को, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं. एक का कलर ग्रीन आता है, एक का कलर वायलेट आता है. एक को C लिखा है मैंने, एक को D लिखा है. ठीक है. Later on experimental studies, it was found that in all these compounds, a different number of chlorine atoms are present in the ionization sphere and in the coordination sphere. In सारे complexes का coordination number 6 पाया गया था. It was found that in all of them, cobalt has a secondary valency of 6. ठीक है, तो coordination number is 6. ठीक है. In the first compound, all the 6 ammonia are present inside, satisfying the secondary valencies, and all the 3 chlorine are present in the ionization sphere. In the second compound, it was found that there are 5 ammonia satisfying the secondary valency, and 1 chlorine is also present inside the coordination sphere. Only 2 chlorine atoms are present in the ionization sphere. In the third compound, it was found that out of 3 chlorine, only 2 chlorine atoms are inside the coordination sphere, and only 1 chlorine atom is ionizable. Okay. They could be differentiated. It could be established that different number of chlorines are present in the ionization sphere based on an experiment, based on an important result. वो experiment बाद में देखेंगे. पहले इनका notation देखते हैं. How the Warner represented these complexes. इन complexes को represent करने के लिए उसने coordination spheres और ionization sphere, 2 अलग-अलग spheres बनाए थे. Inner sphere was the coordination sphere, जिसके अंदर के bonds ionize नहीं होते हैं, which are very tightly held, covalent bonds है, coordinate bonds हैं. और जो outer sphere के जो species हैं वो ionize हो जाते हैं. तो outer sphere में ionization sphere में chloride बनाया. Chloride is ionizable. Chloride को उसने dotted line से represent किया, primary valencies को dotted line से. और inner sphere is the coordination sphere which is not ionizable. ठीक है, उसके bonds को उसने bold line से represent किया था. This was the representation used by Warner for these different compounds. ठीक है, इसमें compound B को represent करेंगे. तो compound B में एक chlorine ionization sphere, एक chlorine coordination sphere में आएगा. The chlorine which is in the coordination sphere, it satisfies the charge as well as the secondary valency. It satisfies both primary as well as secondary valency. So this chloride is connected to cobalt by dotted line as well as bold line. तो इसको dotted line से भी connect किया और एक bold line से भी connect किया because it satisfies both primary as well as secondary valency. So these were the notations used by Warner. How did he differentiate between these compounds? ये कैसे differentiate किया था उसने इन compounds में? तो ये compound A, compound B and compound C. ठीक है, compound C और compound D, इन सबका 1 mole लिया उसने. ठीक है, in 3 different experiments, he took 1 mole of each of these compounds and reacted them with excess of AgNO3. They were reacted with excess of AgNO3. AgNO3 क्या करता है? AgNO3 ionizable chloride ions को precipitate में convert कर देता है. AgNO3 has Ag+ ions. It combines with ionizable chloride ions and forms precipitate. It was observed that compound A formed 3 moles of AgCl, compound B formed 2 moles of AgCl, and compound C formed 1 mole of AgCl. एक से 3 मोल AgCl बना, एक से 2 मोल AgCl बना, एक से 1 मोल AgCl बना. ठीक है, तो number of moles of AgCl indicated the number of ionizable chloride ions present in that complex. So it was concluded that the complex A, the compound A has 3 ionizable chloride, the compound B has 2 ionizable chloride, and compound C or D have only 1 ionizable chloride. One of the important set of experiments that was used by Warner to differentiate different complexes was the measuring the amount of precipitate formed with a suitable reagent. ठीक है, more precipitate means more number of ions in the ionization sphere. ठीक है, यहाँ पे compound C और D का representation देखेंगे. Compound C और D में it was found that one of them is a cis isomer where both chlorine are present perpendicular to each other, and one of them is a trans isomer where both chlorine in the coordination sphere are opposite to each other. ठीक है, so compound C and D were found to be trans isomers. So this indicated that the complexes have a fixed geometry. If the complexes have a fixed geometry, then only we can have some stereoisomerism in the complexes. ठीक है, so these were cobalt chloride ammonia addition compounds. ठीक है, addition compounds of ammonia and cobalt chloride were the first set of
complexes studied by Warner. He used a number of different experiments for the study of complexes. तो मैंने नेक्स्ट पेज में लिस्ट डाउन किया है कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स उसने यूज करे थे. ठीक है, मेनली ही यूज्ड, ठीक है, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स फॉर द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, ये लिस्ट डाउन किया मैंने. Experiments used by Warner for the study of coordination compounds. The experiments are by observing the nature of precipitate or the amount of precipitate formed with a suitable reagent. A complex can form, ठीक है, precipitate, ठीक है, if ions are present in ionization sphere, तो different ion will result in a different precipitate. जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. If you look at this example, CONH3 whole 5 BrSO4, this is an important example. ठीक है, इस एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर डिफरेंट आयंस में भी प्रेजेंट. ठीक है, इसका जो ब्रोमीन है वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है. अकॉर्डिंगली सल्फेट अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है. अगर सल्फेट बाहर है तो सल्फेट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. अगर ब्रोमीन बाहर है तो ब्रोमीन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. तो इसके दो अलग अलग कंपाउंड्स पॉसिबल हैं. ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग है. कंपाउंड ए में देखेंगे तो ए AgNO3 के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देता है, बट ए BaCl2 के साथ प्रेसिपिटेट देता है. दिस शोज दैट ए में सल्फेट बाहर प्रेजेंट है, सल्फेट आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है. तो ए का फॉर्मूला आ गया CONH3 whole 5 BrSO4. Br is present inside. Br cannot take part in precipitation reaction, but sulfate can take part in precipitation reaction because sulfate in the ionization sphere. Similarly, another compound B of the same formula is found to form precipitate with AgNO3 and no precipitate with BaCl2. AgNO3 के साथ Br का precipitate बनता है, तो compound B में bromine is present in the ionization sphere. So this was one of the experiment. By studying the precipitate form, the nature of precipitate form, and the amount of precipitate form, he could differentiate between different compounds. ठीक है, and he could identify, ठीक है, how many ions will be in the ionization sphere and how many of them will be in the coordination sphere. ठीक है, clear है ये point? Another important set of experiments used by Warner were the measurement of colligative properties. ठीक है, what are colligative properties? Colligative properties एक separate chapter है physical chemistry का, solutions and colligative properties. Colligative properties are those properties of a solution which depend only on the total number of solute particles and not on the nature of solute particles. Colligative properties depend only on the total number of solute particles and not on the nature of solute particles. ठीक है, तो colligative properties के measurement से भी we can differentiate the compounds A, B, C and D as mentioned. देखो ये A, B, C देखते हैं. कंपाउंड A में कितने आयंस हैं? एक मॉलिक्यूल जब पानी में डिसॉल्व करेंगे it will form 1 cation and 3 anion. When dissolved it will form, ठीक है, when dissolved in water it will form 1 cation and 3 anions. We say that it is a 1:3 salt. If you look at the compound B, we can observe that it is a 1:2 type of salt. 1:2 मतलब एक cation और 2 anion. It will dissolve in water to form 3 ions. So all these compounds will have different values of colligative properties. And by measuring the colligative properties, we can differentiate these compounds. We can estimate how many ions will be present in their solution. So how many ions are present in the coordination sphere? How many ions are present in the ionization sphere? We can differentiate between the different compounds by measurement of their colligative properties. ठीक है, हमें 4 colligative properties पढ़नी है. ठीक है, एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक है ऑस्मोटिक प्रेशर और एक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज विल डू इन द चैप्टर सॉल्यूशंस एंड colligative properties. अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मेजरमेंट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज कैन हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, can help us in determining the total number of ions present in the complex, total number of ions in the coordination sphere and total number of ions in the ionization sphere. ठीक है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट मेजरमेंट्स को हम क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेजरमेंट्स को हम एब्यूलियोस्कोपिक मेजरमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, और दो और colligative properties है, osmotic pressure and vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. The measuring of these 4 properties can help us in measuring the colligative properties, can help us in determining, ठीक है, number of ions present in the coordination sphere and in the ionization sphere. ठीक है, so another important set of properties used by Warner for the study of complexes was
the measurement of molar conductances. Measurement of molar conductances of complex salts helped in establishing the number of ions present in the salt, the total charge on the ions present in the salt. Okay. It was found that the electrical conductance depends on the number of ions, also on the charge on the individual ions. More is the number of ions, more is the charge on the individual ions, more will be the conductances. Okay. If we differentiate between these three complexes, the complex A will have highest conductance, then B, then C. If we know the conductances values, we can predict which will result in more ions in solution, which will result in less ions in the solution. We can say that if complex A has the highest conductance, complex A will result in maximum number of ions in the aqueous solution. ठीक है, clear है ये? तो measurement of electrical conductances also helps us in predicting the number of ions formed in the solution. एक important example है, ये CONH3 whole 5 BrSO4 और CONH3 whole 5 SO4 Br, दोनों ही 1:1 कॉम्प्लेक्स है. बोथ आर 1:1 कॉम्प्लेक्स, मतलब एक कैटायन एक एनायन. दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजर करेंगे ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं आएगा. दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम आएंगी, बिकॉज बोथ विल रिजल्ट इन 2 आयंस इन द सॉल्यूशन पर मॉलिक्यूल. तो दोनों के ही पर मॉलिक्यूल 2 आयंस बनेंगे, तो वो दोनों के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम आती है, बट दोनों की कंडक्टिविटीज डिफरेंट आएंगी. एक में आयंस पे चार्ज ज्यादा है, फर्स्ट कंपाउंड में आयंस पे चार्ज +2 और -2 है, सेकंड कंपाउंड में आयंस पे चार्ज +1 और -1 है. जिसमें चार्ज ज्यादा होगा उसमें कंडक्टेंसेस की वैल्यू ज्यादा होगी. ठीक है, तो बाय ऑब्जर्विंग द मोलर कंडक्टेंसेस आल्सो वी कैन डिफरेंशिएट द कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, इसके आगे मैं नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करता हूँ. ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. अभी के लिए नोमेनक्लेचर वाला पार्ट होमवर्क है. ठीक है, नोमेनक्लेचर के बाद का होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं. होमवर्क इज HA1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और HA सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 and 2. ठीक है, फिर से बता देता हूँ. होमवर्क इज HA1 क्वेश्चन 1 to 10 और HA सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 and 2. HA सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 के 50 सब क्वेश्चंस हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सारा करना है. ठीक है, क्लियर है ये? तो अभी लेक्चर एंड कर रहा हूं मैं. तुम लोग MT का प्रिपेयर करो. ऑल द बेस्ट फॉर योर MT एग्जाम्स. बोलो आरोही. तो मेरा ग्लिसरेट आयन और जो हमने पॉलीडेंटेट आयंस में देखे थे, हाँ हाँ, उनमें जब हमने उन्हें बोला था कि वो पॉलीडेंटेट होता है, तो उनकी ग्लिसरेट आयन की डेंसिटी कितनी होती है? 2 2 होती है, 3 होती है? क्योंकि जो 2 डबल 2 2 2 देखो तो फिर डबल CH2 बॉन्ड क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता? दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा, एंड दोनों ऑक्सीजन एटम्स इक्विवेलेंट है. अच्छा ठीक है सर. ठीक है, दोनों और ऑक्सीजन एटम्स इक्विवेलेंट है, दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है सर, हाँ थैंक यू. हाँ हाँ. और कुछ पूछना है किसी को? चलो, थैंक यू एवरीवन. ऑल द बेस्ट फॉर योर MT. Ending the lecture.